और आज के दिन जो हम लोग टेस्ट देखेंगे यह पीसीएस मंत्रा जो ऑनलाइन कोचिंग संस्था है इनके द्वारा जो RO ARO के लिए क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो यह जो टेस्ट आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं ये साइंस से रिलेटेड ही सारे प्रश्नों को यहाँ पे संकलित किया गया है। तो यहाँ पे साइंस के आपके 100 प्रश्न हैं, इन 100 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। इसके जो मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन है उसको हम लोग अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो देखिए इसमें पहला, किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के रूप, आकार और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये बात पूरी तरीके से आपकी सही है। दूसरा, गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तथा ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। ये गलत लिखा और उल्टा है। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर अधिकतम होता है, इसलिए यहाँ पर केवल पहला वाला ही विकल्प आपका सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, भौतिक राशि और मात्रक को। देखिए पदार्थ की मात्रा आपका मोल में लेते हैं 3 से मिलाइए, आयतन गैलन में 1 से, दूरी पारसेक 4 से और द्रव्यमान अंश 2 से। तो 3142 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जल के स्वतंत्र पृष्ठ द्वारा न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन होता है। जल के किसी वस्तु को भिगोने हेतु कौन सा बल उत्तरदायी होता है। तो ये आपका आसंजक बल उत्तरदायी होता है। ठीक है, देखिए विभिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। ठीक है, को एडहेसिव फोर्स कहते हैं। जल द्वारा किसी वस्तु को भिगोना, ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखना इसी बल के कारण संभव होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। ठोसों में ससंजक बल का मान सर्वाधिक होता है, द्रव में बहुत कम, जबकि गैसों में नगण्य होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा केशिकत कैपिलरिटी का उदाहरण है। तो देखिए लैंप की बत्ती द्वारा तेल का ऊपर चढ़ना ये भी है। पेड़ों की शाखाओं पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण का पहुंचना ये भी है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सुखाना ये भी है। उपयुक्त सभी हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी लोलक, घड़ी या पेंडुलम वॉच को पृथ्वी तल से ऊपर ले जाने से उसके आवर्तकाल, टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जो आपका आवर्तकाल होता है, ठीक है, सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो आवर्तकाल की वैल्यू कितनी होती है। T = 2π√1/g। ठीक है, अब जब पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे लेके जाएंगे तो क्या होगा, g की वैल्यू कम होती है। g की वैल्यू कम होगी, ऊपर लेके जा रहे हैं तो g की वैल्यू यहाँ पे कम होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए जो बी वाला है, कैथेटोमीटर, ये चौड़ाई मापक यंत्र नहीं होता है, बल्कि यह अत्यंत कम ऊंचाई के मापन हेतु इसका उपयोग किया जाता है। जबकि मैनोमीटर द्रवों एवं गैसों के दाब के मापन के लिए होता है। एनीमोमीटर पवन वेग मापी यंत्र के लिए, और विस्कोमीटर श्यानता का मापन के लिए होता है। आगे चलते हैं। किसी ही रुकी हुई कार के अचानक से चलने पर उसमें बैठे यात्रियों का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है। तो ये देखिए ये आपका स्थिरता का जड़त्व, स्थिरता का जड़त्व की वजह से, क्योंकि वो पहले से बैठे होते हैं। ठीक है, रुकी हुई कार थी, अचानक से चलने पर, और यदि कार चल रही हो और अचानक से ब्रेक लगाया जाए तो जो आगे की तरफ झुकते हैं, तो ये क्या होगा, वो गति का जड़त्व होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तारत्व का गुण किसी ध्वनि को तीक्ष्ण अथवा मोटा बनाता है। ठीक है। दूसरा, ध्वनि की तीव्रता उसके तारत्व पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो ये भी आपका कथन सही है। तो यहाँ पे आपके दोनों कथन जो है वो सही हो जाते हैं। देखिए किसी वस्तु का तारत्व जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। जो तारत्व होता है आवृत्ति पर निर्भर करता है। परिणाम स्वरूप तारत्व के बढ़ने पर, आवृत्ति बढ़ने से ध्वनि तीक्ष्ण होती है, जबकि ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसका तारत्व से कोई संबंध नहीं होता। अधिक तेज ध्वनि का तारत्व अधिक या कम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वहीं जो ध्वनि की तीव्रता है ये आपका दूरी पर, आयाम पर, आवृत्ति और माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। डॉपलर प्रभाव किस तरंग संबंधित है। तो यह प्रकाश और ध्वनि तरंग दोनों से संबंधित है।
दिन की तुलना में रात्रि की अवधि में किसी ध्वनि का अधिक दूर तक सुनाई देना किसका परिणाम है? तो ये ध्वनि का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन का परिणाम है, डी ऑप्शन। किस तापमान को परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है? तो जीरो केल्विन को। किसको? जीरो केल्विन को। देखिए, सैद्धांतिक दृष्टि से किसी वस्तु या माध्यम के तापमान की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती, जबकि न्यूनतम तापमान की एक सीमा होती है। किसी वस्तु का तापमान -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम जो है नहीं हो सकता है। इसे केल्विन पैमाने पर जीरो के लिखा जाता है और इसे ही परम शून्य ताप कहा जाता है। आगे चलते हैं। घर्षण बल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, लोटनिक घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल के मान से अधिक होता है, यह कथन आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि लोटनिक घर्षण बल का मान न्यूनतम जबकि स्थैतिक घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। दूसरा, स्थैतिक घर्षण बल का मान वस्तु को खिसकाने के लिए लगाए गए बल की तुलना में अधिक होता नहीं, उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर दोनों कथन गलत हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सरल आवर्त गति करने वाले कण की कौन सी विशेषता उसकी मध्यमान स्थिति मीन पोजीशन में अधिकतम होती है? तो मीन पोजीशन में आपकी गतिज ऊर्जा जो है वो सबसे अधिक होगी। जब मैक्सिमम आयाम पे पहुंचता है तो वहां पे स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पहले कथन देखिए, दो कथन दिए गए हैं। प्रकाश में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। तो दोनों कथन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, प्रकाश के विद्युत प्रभाव के द्वारा उसकी कण प्रकृति तथा विद्युत चुंबकीय प्रभाव के द्वारा तरंग प्रकृति का ज्ञान होता है। आगे चलते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त किए जाने वाले कणों का आकार कितना होता है? तो ये जो है 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में ग्रहों की गति किसका उदाहरण है? तो देखिए, ये जो होता है ये सूर्य के चारों दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में ग्रहों की गति अभिकेंद्रीय बल जिसे इंग्लिश में सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, उसके कारण संभव होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। अवतल दर्पण कॉनकेव जो मिरर है इसका प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? तो देखिए, कॉनकेव मिरर का जो प्रयोग है या अवतल दर्पण का प्रयोग ये आपका आंख, कान एवं नाक के जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा दाढ़ी बनाने में, कार की हेडलाइट में, सोलर कुकर में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मतलब पहला, दूसरा, तीसरा इन तीनों में होता है, परंतु रियर व्यू मिरर मतलब जो चालक होता है गाड़ी को, उसको जो पीछे का देखना होता है, तो पीछे देखने वाला जो शीशा होता है उसमें और आपका सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, पानी में डूबी क्षण का टेढ़ा दिखाई देना ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिणाम नहीं है, बल्कि प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश के अपवर्तन रिफ्रैक्शन का उदाहरण है। जबकि अन्य पानी में डूबी परखनली का चमकीला दिखाई देना, ऑप्टिकल फाइबर, रेगिस्तान मरीचिका, ये सभी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक रंग का उदाहरण है? देखिए, प्राथमिक रंग में आपके लाल, हरा और नीला आते हैं, तो बचा कौन सा? पीला। तो पीला जो है आपका ये द्वितीयक रंग का उदाहरण होगा। देखिए, जब दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से द्वितीयक रंग की प्राप्ति होती है। पीला, मैजेंडा, पीकॉक नीला। पीला, मैजेंडा, पेकॉक नीला ये द्वितीयक रंग के उदाहरण है। जब लाल और नीला को मिलाते हैं तो मैजेंडा बनता है, हरा नीला मिलाते हैं तो पीकॉक नीला बनता है, और लाल हरा मिलाते हैं तो पीला बनता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कौन से? पहला, शुद्ध जल विद्युत का सुचालक होता है, ये गलत है, विद्युत का कुचालक होता है। अतिचालक सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध शून्य होता है, तो ये कथन आपका सही है। तो दूसरा वाला कथन केवल सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वो हमें ढूंढना है। डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है, बिल्कुल सही है। मोबाइल चार्जर ऊंचाई ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता नहीं, स्टेप इन ट्रांसफार्मर होता है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, तो बी वाला सही नहीं है। अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है, सही बात है। सिलिकॉन जो है ट्रांजिस्टर बनाने का सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है, ये भी सही है। अगला है, किसी वस्तु की अतिचालकता सुपर कंडक्टिविटी तब प्रकट होती है जब
निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। ठीक है, जब निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है तब। अगला है, किसी संधारित्र कैपेसिटर को वैद्युत परिपथ में किस प्रयोग में लाया जाता है? तो विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज को संग्रहित करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है? तो इसमें रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। आविष्कार और आविष्कर्ता। राडार का आविष्कार जो है, राडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया। नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार जो है जैकब शिक ने नहीं किया था, बल्कि एनरिको फर्मी ने किया था। एनरिको फर्मी ने। ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बर्डिन ने किया। लेजर का थियोडर मेमन ने किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ये है फ्यूज का सिद्धांत किस पे कार्य करता है? तो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। विद्युतदर्शी का कार्य क्या है? तो विद्युतदर्शी का कार्य विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना है। इसके अतिरिक्त यह विद्युत आवेश के मापन में भी, विद्युत आवेश के मापन में भी प्रयुक्त होता है। बैटरी में ऋणात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? इसे कैथोड कहते हैं, और जो धनात्मक वाला होता है उसे एनोड कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कथन का वाला प्रश्न, कथन किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर बढ़ जाता नहीं, ये गलत है, क्योंकि गर्म करने पर क्या होता है? प्रतिरोध कम हो जाता है अर्धचालक का। तो कथन आपका गलत है, कारण ट्रांजिस्टर बनाने में अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका बी ऑप्शन कथन गलत है, कारण सही है। प्रकाश बिखराव किस में होता है? तो ये जो है आपका कोलाइडी घोल में होता है। किस में होता है? कोलाइडी घोल में होता है। और कोलाइडी विलयन में पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच रहता है। कोलाइडी कणों से उत्पन्न प्रकाश प्रकीर्णन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है, और यह कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा या से कोलाइड्स के उदाहरण हैं? तो वाहनों से निकलने वाला धुआं, सेविंग क्रीम, पनीर, बादल, ये सभी के सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो 33 को नंबर क्वेश्चन है, पदार्थों के पृथक कण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निष्पामन, निस्तारण, निस्यंदन, ये सभी पृथक कण की विधियां हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल में स्थायी कठोरता जो है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट की वजह से होती है। देखिए, दो प्रकार की कठोरता होती है, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी कठोरता की बात करें तो यह जल में मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है, और जल को उबालकर अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। वहीं स्थायी कठोरता की बात करें तो जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट तथा नाइट्रेट के घुले होने के कारण जल में स्थायी कठोरता पाई जाती है। इसे उबालकर दूर नहीं किया जा सकता है। इसे दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के माध्यम से स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। लवण जल किसका जलीय विलयन है? तो ये NaCl सोडियम क्लोराइड का है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36, पेयजल के लिए पीएच की वांछनीय सीमा कितनी होती है? तो ये जो वांछनीय सीमा है आपकी 6.5 से लेकर 8.5 तक है। ठीक है, मानव शरीर हल्के क्षारीय माध्यम में सुचारू रूप से कार्य करता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 है तथा मतलब क्षारीय है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ये न्यूट्रल हुआ। WHO के अनुसार पेयजल के लिए पीएच का मान 6.5 से 8.5 के मध्य होना चाहिए। अगला, यदि मधुमक्खी आपको डंक मार दे तो निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोत्तम औषधि होगी? तो कौन सी होगी? बेकिंग सोडा होगी। क्या होगी? बेकिंग सोडा होगी। देखिए, मधुमक्खी के विष में क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए इसके डंक के स्थान पर बेकिंग सोडा के घोल जैसे मृदु, चूंकि बेकिंग सोडा क्या होता है? मृदु क्षार होता है, तो मृदु क्षार का प्रयोग फार्मिक अम्ल को निष्क्रिय कर देता है, और इसके दर्द और जलन में भी कमी आती है और राहत मिलती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु ठोस अवस्था में मिलता है? तो बोरान जो है ये ठोस अवस्था में मिलता है। इसके अतिरिक्त पारा तथा ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सम न्यूट्रॉनिक के संदर्भ में गलत है? देखिए, सम न्यूट्रॉनिक होता क्या? ऐसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, तो उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। डी ऑप्शन देखिए, 1H3 3-1 2 होगा, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन, और हीलियम में 2H3 तो 3-2 करेंगे 1, तो हाइड्रोजन में 2 न्यूट्रॉन हैं और हीलियम में 1, तो ये आपके अलग अलग हैं। ठीक है, सेम नहीं, इसलिए सम न्यूट्रॉनिक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
क्या है, धातु कभी गैसीय अवस्था में नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, द्रव अवस्था में तो होते हैं जैसे कि आपके पारा है, परंतु कभी गैसीय अवस्था में नहीं पाए जाते हैं जो धातु होते हैं। यह मुख्यतः तन्य एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ये सही है। तीसरा वाला, कुछ धातुओं का गलनांक बहुत कम होता है, जैसे आपका गैलियम और सीजियम है। ठीक है, इनको आप अपने हथेली पर रखेंगे तो ये पिघलने लगते हैं। इस प्रकार तीनों कथन यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। तो इसमें आपका बोरोन है, ठीक है, या बोरान कह सकते हैं। इसका आर्सेनिक है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एंटीमनी, टेलुरियम तथा पोलोनियम है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए गलत कथन कौन सा है, मैग्नेटाइट लोहे का चुंबकीय है, इसका बिल्कुल सही है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है, ये भी सही है। कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग होता है, ये भी सही है। आयरन की कमी से सिडेरोसिस रोग नहीं होता है, बल्कि आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, जबकि आयरन की अधिकता से जो है वो सिडेरोसिस रोग होता है। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मृदु धातु की श्रेणी में नहीं आते हैं? तो देखिए मृदु धातु की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है? तो आयरन जो है ये हार्ड मेटल की श्रेणी में आते हैं, जबकि आपके सीसा हो गया, चांदी है, जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, अल्मुनियम है, टिन है, थोरियम, गैलियम सॉफ्ट मेटल की श्रेणी में आते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें कार के सेफ्टी एयरबैग में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ये सही है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में होता नहीं, हाइड्रोजन गैस का नहीं बल्कि द्रव हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन गैस में द्रव हाइड्रोजन का उपयोग होता है। वहीं लेड पेंसिल में लेड जो है 0% होता है, ना कि 2% होता है। इटाई रोग आर्सेनिक की अधिकता के कारण नहीं होता है, ये कैडमियम के कारण होता है। आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीरा का आवरण का अपर रूप है जो अब तक ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, बिल्कुल सही है। आपका ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है जो विद्युत का सुचालक होता है, ये भी सही है। बकमिंस्टर फुलरिन कार्बन का नवीनतम ज्ञात अपर रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तीनों के कथन यहाँ पर सही हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1, 2, 3। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लाल चींटियों में देखेंगे तो इनमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। देखिए पहले एसिटिक अम्ल की बात करें तो एसिटिक अम्ल जिसे एथेनोइक अम्ल कहते हैं, इसे एथेनोइक अम्ल कहते हैं। यह मुख्य रूप से सिरका, फलों के रस, सरसों इत्यादि में पाया जाता है। और जो आपका ऑक्जेलिक अम्ल है यह मुख्यतः टमाटर, पालक, पत्ता गोभी इत्यादि में मौजूद होती है। और टैनिक अम्ल जो है, टैनिक अम्ल ये कॉफी तथा चाय में, जबकि मेथनोइक अम्ल जो है जिसे फार्मिक अम्ल भी कहते हैं, यह लाल चींटियों, मधुमक्खी के डंक में और नेटल के पत्तों में पाए जाते हैं। अगला खिलौना सजाने का सामान, चौक, स्टैचू तथा फायर प्रूफ मटेरियल के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त बिरंजक चूर्ण की बात करें तो बिरंजक चूर्ण जिसे आप ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, इसका उपयोग सूती कपड़े पर से दाग धब्बों को हटाने के लिए, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए तथा पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए करते हैं। जबकि बेकिंग सोडा की बात करें तो इसका उपयोग बेकरी उद्योग में जैसे केक बनाने में, ब्रेड बनाने में इत्यादि में किया जाता है। और वॉशिंग सोडा का प्रयोग जो है कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में तथा जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में होता है। अगला है गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल जो है कॉपर, टिन, जिंक का मिश्र धातु, जबकि कॉपर, जिंक, निकल, बी वाला ऑप्शन देखिए, कॉपर, जिंक, निकल ये किसका है? तो ये आपका जर्मन सिल्वर है। तो जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर, जिंक, निकल का। जबकि कॉपर और टिन जो है ये कांसा मिलकर बनाते हैं, कांसा। और कॉपर और जिंक जो है, कॉपर और जिंक ये पीतल बनाते हैं। अगला है पदार्थ की पांचवी अवस्था जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट कहते हैं, इसे किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर। ठीक है, आगे चलते हैं। वाष्पन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए ताप है, पृष्ठ क्षेत्रफल है, आर्द्रता है, वायु का वेग है, ये सभी है, परंतु दाब इसमें शामिल नहीं है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, मस्टर्ड गैस सामान्य ताप पर एक रंगहीन, गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही। और यह एक जहरीली गैस होती है जो खुली त्वचा पर फफोले डाल सकती है। इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। दूसरा, भोपाल गैस त्रासदी में मस्टर्ड गैस का रिसाव हुआ था, नहीं, यहाँ पर जो है मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। तो पहला सही है, दूसरा वाला गलत है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा मीथेन गैस का
उत्पादक है, कोयले की खदान है, कोयले की खदान, धान के खेत, घरेलू पशु, ये सभी के सभी हैं, तो डी ऑप्शन। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है या एसिटिलीन के एजेंट के रूप में कार्य करता है। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से कौन सा सुमेलित है। आइसोप्रोपेन प्राकृतिक रबर सही है, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सही है, घी बहुलक नहीं होता है, तो पहला दूसरा सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सा सिरका के खट्टे स्वाद के लिए उत्तरदायी है, तो एसिटिक अम्ल जो है यही आपका उत्तरदायी है। अगला है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये फोटोग्राफी सही है, साइट्रिक अम्ल नींबू सही है, फार्मिक अम्ल ताजी सब्जियां नहीं होती, फार्मिक अम्ल जो होता है लाल चींटियों में उपस्थित रहता है, जिसके कारण इनके काटने पर दर्द का अनुभव होता है, तो सी वाला सुमेलित नहीं है। जबकि टार्टरिक अम्ल बेकिंग पाउडर सही है। निम्न में से कौन सा कोल गैस में प्रमुखता से उपस्थित नहीं रहता है, तो प्रोपेन इसमें नहीं उपस्थित होता है प्रमुखता से। जो कोल गैस होते हैं कोयले से निर्मित एक गैसीय ईंधन है जिसके मुख्य अवयव हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड है। आगे चलते हैं निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थों के परीक्षण में प्रयुक्त होता है, तो इसमें जो है आपका सोडियम बेंजोएट, सी ऑप्शन सोडियम बेंजोएट बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण होता है, इसका व्यापक रूप से खाद्य परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, अपमार्जक जो होते हैं वो मैले कपड़ों से आसानी से तेल, गर्द आदि निकालते हैं, बिल्कुल सही, ये जल का पृष्ठ तनाव घटा देते हैं, दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यूरिया में नाइट्रोजन की 74% मात्रा पाई जाती है, नहीं 74% नहीं बल्कि 47% मात्रा पाई जाती है, तो पहला गलत हो गया। अमोनियम सल्फेट मिश्रित उर्वरक सही है। सनई का उपयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है, सनई हो गया, लोबिया हो गया, ग्वार हो गया, इनका ये जो फसलें होती हैं हरी खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो आपका पहला छोड़ दीजिए, दूसरा तीसरा सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। एंड्रेक्स प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या से कथन सही नहीं है। यह महासागर वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर के बीच संबंध की समझ को बढ़ाएगा, ये आपका सही है, ये आपका सही है। जबकि दूसरा देखिए, दूसरा बात करें तो यह अटलांटिक महासागर के अथाह गहराइयों में खोज को प्रदर्शित संदर्भित करता नहीं है, यह दक्षिणी महासागर और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर के बीच की लिंक की समझ को बढ़ाता है, ठीक है, तो पहला सही, दूसरा वाला आपका सही नहीं है, तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ए ऑप्शन, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है, तो सही नहीं तो पहला सही, दूसरा सही नहीं है, तो बी ऑप्शन। अगला है इलास्टो कैलोरिक प्रभाव हाल ही में समाचारों में था, यह निम्नलिखित में से कौन सा इसके अनुप्रयोगों से संबंधित है, तो फ्रिज और एयर कंडीशन में इस्तेमाल होने वाले द्रव रेफ्रिजरेंट की आवश्यकता को दूर करने के लिए, ठीक है। देखिए जब रबर बैंड को घुमाया जाता है और छोड़ा जाता है तो यह शीतल प्रभाव पैदा करता है, इसे इलास्टो कैलोरिक प्रभाव कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे, तो 63 नंबर क्वेश्चन है, जिस दर से हम श्वसन करते हैं वह ऑक्सीजन की उस मात्रा पर निर्भर करता है जो रक्त में ली जाती है। ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि इसका उपयोग भोजन को उपयोगी बनाने में, उपयोगी ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। अत्यधिक या बहुत कम ऑक्सीजन प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणाम उत्पन्न कर सकता है, यह भी सही है। गहन व्यायाम के द्वारा मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति अस्थायी रूप से बढ़ जाती है, नहीं अस्थायी रूप से कम हो जाती है, तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बायो प्रोस्पेक्टिंग शब्द का सही वर्णन करता है, ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं। इसमें आपका जो सी वाला ऑप्शन पढ़िए, आर्थिक महत्व के उत्पादों के लिए आनुवांशिक विविधता की खोज करना, ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक होते हैं। देखिए जो विषाणु होता है, वायरस, ये अपघटक नहीं होते हैं, ये अन्य जीवों पर आक्रमण तो करते हैं परंतु अपघटक नहीं होते हैं। जबकि आपका कवक हो गया, जीवाणु मतलब फंगी और बैक्टीरिया, ये सभी हैं, तो बी ऑप्शन 2 और 3। पोषण की वह विधा जिसमें जीव अपने आसपास मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी सरल अकार्बनिक पदार्थ से खुद का भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे जो है स्वपोषी पोषण कहते हैं। अगला, पोषण के उस विधा को क्या कहते हैं जिसमें जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन नहीं बना पाते और भोजन के लिए अन्य कार्बनिक पदार्थ जीवों पर निर्भर करते हैं, तो ये परपोषी पोषण है। जब जीव अपना भोजन मृत पौधों, मृत पशुओं और सड़ी हुई रोटियों आदि के सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे मृत पोषी पोषण कहते हैं। गुण सूत्रों के अभिरंजन के लिए सबसे अधिक कौन सा रंग उपयुक्त है, तो कार्मिन, कौन सा है, कार्मिन है। आगे चलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के तरल
मोजेक मॉडल की प्रस्तावना किसने की? तो ये सिंगर और निकलसन ने की थी। अगला है स्रावी कोशिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सही, देखिए, कोशिका में रुक्ष अंतः द्रव्य जालक RER आसानी से दिखाई देता है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। अगला चलते हैं, प्लास्टिड निम्नलिखित में से एक लक्षण के आधार पर माइक्रोकॉन्ड्रिया से भिन्न होता है। किस आधार पर? देखिए, प्लास्टिड में पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल का पाया जाता है, और जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है। आगे चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, एक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका कंकाल का कार्य नहीं है? तो देखिए, अंतर कोशिकीय परिवहन जो है ये आपका कोशिका कंकाल का कार्य नहीं है। आगे चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अभिरंजक कौन सा है? तो जेनस ग्रीन है। 75 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 पेश किया गया है। सहायक प्रजनन तकनीकी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सबसे आम और प्रभावी सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी है, सही है। इसमें प्रजनन उपचार शामिल है जिसमें महिला के अंडाणु पुरुष के शुक्राणु दोनों को शामिल किया जाता है, तो यहाँ दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पौधों में वृद्धि अवरोधक हार्मोन है? तो एबिसिक एसिड और एथिलीन, मतलब बी ऑप्शन 3 और 4। देखिए, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पादप हार्मोन वे रसायन होते हैं जो पौधों में वृद्धि को या तो बढ़ावा देते हैं या बाधित करते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। देखिए, ऑक्जिन, जिबरेलिन्स और साइटोकिनिन, ये जो तीनों ही हार्मोन पौधों के विकास को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। जबकि एबिसिक एसिड और एथिलीन पौधे के विकास को बाधित करते हैं। और ये पादप हार्मोन कृत्रिम रूप से निर्मित किए जाते हैं और इनके कई व्यावसायिक उपयोग होते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग करके निम्नलिखित में से किन रोगों का इलाज किया जा सकता है? हृदय रोग बिल्कुल हो सकता है, टाइप 1 मधुमेह ये भी इसका भी हो सकता है, रीढ़ की हड्डी की चोट इसका भी हो सकता है, अल्जाइमर रोग इसका भी हो सकता है, रूमेटाइड संधिशोथ इसका भी हो सकता है। तो डी 1 2 3 4 5 सभी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस का सही वर्णन करता है? यह पुरुष युग्मक के बिना मादा युग्मक से एक भ्रूण का जनन, सी ऑप्शन। अगला, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए माइकल ह्यूटन, हार्वे आल्टर और चार्ल्स राइस को शरीर की क्रिया विज्ञान या फिजियोलॉजी में वर्ष 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हेपेटाइटिस सी वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह यौन संचारित नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। यह इंजेक्टेबल दवाओं के प्रयोग से फैल सकता है, यह भी सही है। तीसरा, हेपेटाइटिस सी वायरस मुख्य रूप से पैरेंटल रूट आंतरिक तरीकों से फैलता है, ये भी सही है। तो तीनों यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन। देखिए, हेपेटाइटिस जो होता है हेपेटाइटिस सी जो है ये रक्त जनित वायरस के कारण होता है जो यकृत को प्रभावित करता है। यह इंजेक्शन के माध्यम से दी जाने वाली दवाओं, असुरक्षित तरीके से इंजेक्शन लगाने और बिना जांचे गए रक्तदान से फैल सकता है। हालांकि यह हेपेटाइटिस बी के विपरीत यौन संचारित नहीं होता। हेपेटाइटिस बी जो है यौन संचारित होता है और हेपेटाइटिस सी के लिए कोई ज्ञात टीका नहीं है। हेपेटाइटिस बी और सी वायरस मुख्य रूप से पैरेंटल रूट आंतरेतर तरीकों के माध्यम से फैलने और क्रोनिक या जीर्ण हेपेटाइटिस के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। कभी कभी समाचारों में रहने वाला आरएनए इंटरफेस तकनीक को निम्नलिखित में किस संदर्भ में देखा जाता है? तो आरएनए इंटरफेस तकनीक को जो यदि बात करें, एक सेकेंड, तो आरएनए इंटरफेस एक जीन साइलेंसिंग तकनीक है जो लक्षित कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण को रोकती है, सही बात है। यह एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स जैसे वायरल संक्रमण के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है, ये भी सही है। अगला है, इस तकनीक का प्रयोग निकट भविष्य में कैंसर के उपचार में किया जा सकता है, ये भी सही है। यह तकनीक कोलेस्ट्रॉल के स्तर को आधा करने में सक्षम दवाओं को तैयार करने में सहायता करती है, तीनों सही हैं, चारों 1 2 3 4 सही हो जाएगा। किस विटामिन कमी से व्यक्ति में हीमोफीलिया रोग हो जाता है? तो विटामिन के की कमी से। कैसे? क्योंकि विटामिन के को जो रासायनिक नाम क्या है, नेफ्थोक्विनोन है, यह यकृत में प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है। अतः यह चोट लगने पर रक्त का थक्का, जो ये प्रोथ्रोम्बिन है, ये रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जाता क्योंकि
अधिक रक्त बह जाने के डर से डर रहता है, क्योंकि व्यक्ति हीमोफीलिया रोग का शिकार होता है। अगला है, स्कर्वी रोग से पीड़ित व्यक्ति में कौन सा लक्षण दिखाई देता है? घावों का न भरना। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। आगे चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकांश लोगों में घेघा रोग पाया जाता है पानी में आयोडीन की कमी से। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि, बिल्कुल सही। इसके द्वारा इंसुलिन और ग्लूकैगोन हार्मोन स्रावित होता है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 85 नंबर क्वेश्चन। निम्न से कौन से रोग विषाणु जनित है? तो देखिए, चेचक है, रेबीज है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स, ये सभी के सभी हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन चारों। अगला है 86 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक जीवाणु का लक्षण नहीं है? देखिए, जीवाणु खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, बिल्कुल सही। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, बिल्कुल पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। वहीं सी, ये बर्फ तथा गर्म जल के झरनों में 80 डिग्री सेल्सियस तक तापक्रम पर भी पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। इनमें जनन सामान्यतः द्विविभाजन द्वारा होता है, ये भी सही है। निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? देखिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी, सी। ठीक है, अब तो ये जो बी, सी हैं, ये वसा में घुलनशील नहीं है। अब बी, सी के अतिरिक्त जितने भी विटामिन हैं वो आपके वसा में घुलनशील होंगे। तो यहाँ पे केवल एक ही बचता है, विटामिन ए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए, विटामिन ए, डी, के और ई जो है ये वसा में घुलनशील होते हैं, पर जल में घुलनशील नहीं होंगे। आगे चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो देखिए, विषाणु जीवित कोशिकाओं में परजीवी के रूप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। जंतुओं में इनका विस्तार रक्त के माध्यम से होता है, ये भी सही है। ये जीवित कोशिकाओं के बाहर प्रजनन एवं वृद्धि कर सकते हैं, नहीं, ये उनके बाहर प्रजनन और वृद्धि नहीं कर सकते हैं, तो सी वाला सही है। ठीक है, विकल्प जो है सी वाला सही है। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच ये जो कड़ी, ये सही है। अगला है, निम्न पर विचार कीजिए। एथिलीन एक गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है, इसका उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है, यह मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। तीनों कथन यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक किस रंग में के प्रकाश में होती है? तो लाल और नीला में। लाल और नीला में सबसे कम किस में होगी? बैगनी में होगी। आगे चलते हैं। निम्न में से किस रोग या रोगों की वाहक स्त्रियां होती हैं? वर्णांधता और हीमोफीलिया की। तो 1 और 2, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा रोग, ये जो होता है किसकी वजह से होता है? तो ये जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह एक परजीवी जो कि सीसी मक्खियों के माध्यम से फैलता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? तो रेबीज टीका लुई पास्चर सही है, पोलियो ड्रॉप एल्बर्ट सोबिन सही है, जेनेटिक कोड हरगोबिंद खुराना सही है। होम्योपैथी की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने नहीं की थी, बल्कि इसके आविष्कारक कौन थे? हैनी मैन थे, हैनी मैन। जबकि एडवर्ड जेनर जो है, इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। ओडोंटोग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत ओडोंटोग्राफी के अंदर दांतों का अध्ययन किया जाता है, जबकि पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत, शैवालों का अध्ययन जो है फिकोलॉजी के अंतर्गत और विषयों का अध्ययन जो है टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो देखिए, वसा अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के योग से बनते, सही है। ये जल में पूर्णतः अघुलनशील होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, ये जल में पूर्णतः अघुलनशील होते हैं, बिल्कुल सही है। परंतु ये क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम आदि कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। वसा मानव की त्वचा के नीचे संचयित रहता है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी के सभी कथन सही है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, धान का खैरा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो जिंक की कमी से होता है, जबकि मैग्नीज की कमी से मटर में मार्स रोग की कमी हो जाती है, मार्स रोग हो जाता है। अगला है, निम्न पर विचार कीजिए। जेबरलिन एक पादप हार्मोन है, इसकी खोज कुरोसोवा ने की थी। ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, और यह हार्मोन पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है, तीनों कथन सही हैं। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा 97 का। 98 देखें, अंडाशय से किन हार्मोन का स्त्राव होता है? तो ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव होता है, जबकि टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव जो है ये टेस्टिस से होता है। तो यहाँ पे सही क्या है? पहला और दूसरा, सी ऑप्शन। 99 नंबर क्वेश्चन। साइजोफ्रेनिया रोगी व्यक्ति में कौन सा लक्षण पाया जाता है? व्यक्ति कल्पना को ही सत्य मानता है। ये एक मानसिक रोग है, ठीक है, जो प्राय युवा वर्ग में होता है। तो ए ऑप्शन सही हो गया। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100।
निम्न में से दुग्ध जनक हार्मोन कौन सा होता है? तो यह है आपका LTH हार्मोन, LTH हार्मोन जिसे लैक्टोजेनिक हार्मोन कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध स्राव उत्पन्न करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जीएस के पूरे 100 प्रश्नों को देखा जो कि आपका साइंस से रिलेटेड था। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।